पुष्पा के जिस्म में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म अकड़ रहा है। पुष्पा कह रही थी, कम से कम अब तो मुक्ति मिल जाए, कोई तो बुलाओ डॉक्टर को। पुष्पा कहरते हुए बोल रही थी, शांत हो जाओ माँ, लो मुँह खोलो, दवा पिलानी है। मंजू बोली, मेरी बच्ची, अब समय आ गया, मैं नहीं बचूंगी। कहते हुए पुष्पा ने गिलास लगभग छीनते हुए पकड़ा और दवा एकदम गटक ली। मंजू को लगा कि माँ के जिस्म को आराम मिल रही है, वह सही हो जाएंगी। वैसे भी पहले भी कई बार ऐसा ही कुछ हुआ था। अभी वह सोच ही रही थी कि गिलास के गिरने की आवाज़ आई और उसकी माँ पुष्पा का शरीर एक ओर लुढ़क गया। माँ माँ उठो, बात करो मुझसे, आंखें खोलो ना। पर माँ तो मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगर कोई विलाप कर रहा था तो वह थी मंजू। रोते हुए उसने अपने पति को सूचना दी और वहीं बैठ गई। वह माँ के बेजान शरीर को पत्थर बनी ताकती रही। रात के 1:30 बजे हैं, सब काम सुबह होंगे कहकर भाई भाभी अपने कमरे की तरफ चल दिए। वह बार बार माँ को छूकर देखती, उम्मीद लिए कि शायद वापस आ जाएंगी वह, फिर सबकी शिकायत करेंगी उससे। कितना दुखी जीवन था उसकी माँ पुष्पा का। मंजू ने जब से होश संभाला हमेशा माँ को रोते ही देखा। एक जल्लाद पति बिरजेश हमेशा नशे में धुत, कहने को तो स्कूल अध्यापक था, पर ताश खेलना और शराब पीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। जब देखो तब वह पुष्पा को जलील करता, नशे में मारता, गालियां देता। कई बार उसने पुष्पा को जान से मारने की भी कोशिश की थी। सबको सह रही थी पुष्पा, सिर्फ और सिर्फ अपने 3 छोटे बच्चों के लिए कहा जाती, वरना न तो सास ससुर का साया था और न ही माता पिता का नाम का भाई था, जो कभी कभी पत्नी से छिपकर मिलने आ जाता था और चुपचाप कुछ रुपए उसके हाथ में रख जाता। बिरजेश की आधी से ज़्यादा कमाई अयासी में उड़ जाती। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। बच्चों के साथ परेशानियां भी बड़ी होने लगी। बिरजेश के काले मन को पुष्पा भांप गई थी। इसलिए साये के जैसे वह मंजू के गमी में रहती। एक दिन पड़ोस के साथ जाना पड़ गया तो वह मंजू की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे पर सौंप कर चली गई। बिरजेश को जैसे भनक लग गई थी। उसने अपने बेटे को किसी काम से बाजार भेज दिया और मंजू को अपनी बाहों में दबोच लिया। वह अपने को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, पर बिरजेश पर तो शैतान हावी था। अचानक पुष्पा आ गई। यह देखते ही वह गुस्से से पागल हो गई। वहीं एक बांस रखा था, आओ देखा न ताओ, वह बिरजेश को पीटने लगी। कमीने, बेशर्म, चला जा यहाँ से, बाप के नाम पर धब्बा है तू, कभी सूरत मत दिखाना, मैं नहीं चाहती तेरा साया भी पड़े मेरे बच्चों पर। मंजू सहमी सी खड़ी देख रही थी। यह सब धमकी देकर बिरजेश वहाँ से चला गया। अब पुष्पा सिलाई और बिंदी बनाने का काम करने लगी। उसी से घर खर्च चल रहा था। बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, उसे शराब और सट्टेबाजी की लत लग गई। अक्सर नशे में वह माँ को कोसता और गाली देता। वह बाप के जाने का दोषी माँ को ठहराता था। पुष्पा खून के आंसू पीकर रह जाती। पुष्पा को अब बड़े होते बच्चों की चिंता सताने लगी थी। सो मझले बेटे को उसके मामा के घर भेज दिया। आगे पढ़ने के लिए इंटर पूरा करते ही मंजू के हाथ पीले कर दिए।
मझले बेटे की पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग गई बैंक में। पुष्पा ने उसका भी विवाह कर दिया, जबकि बड़ा अभी कुंवारा था। आशा के विपरीत मझले बेटे की बहू ने सबकी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग घर बसाने की पेशकश की और शहर से बाहर चली गई, फिर कभी नहीं आई। कितनी बार पुष्पा ने उसे बुलाना चाहा, पर उसे नहीं आना था, सो नहीं आई। टूट चुकी थी पुष्पा। अब बड़े बेटे की जिम्मेदारी से निपटने के लिए उसका भी विवाह कर दिया। इसी बीच बिरजेश को हो गया दर दर भटकते। अब उसे घर की याद आई थी। पुष्पा को याद करता हुआ किसी तरह पहुंच ही गया उसके पास। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने किए की कई बार पुष्पा से क्षमा मांगी। पुष्पा ने उसे घर में रुकने की इजाज़त तो दे दी, पर दिल से माफ़ नहीं कर पाई। अब घर एक जंग का मैदान हो गया था। पुष्पा कुछ भी कहती, बहू दाना पानी लेकर चढ़ जाती। आखिरकार एक दिन बिरजेश ने इस दुनिया से विदा ली। धीरे धीरे गमों को पीते हुए पुष्पा भी बिस्तर से लग गई। उसके पैर बेकार हो चुके थे। बहू उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहती थी। उल्टा आए दिन अपना हिस्सा मांगती। पुष्पा के पास अगर कुछ था तो यही एक मकान, जहां अब वह जिंदगी के बाकी बचे दिन काट रही थी। सबकी नज़र उस मकान पर थी। शायद पुष्पा की आंख बंद होने का इंतजार था। पुष्पा ने एक सुनीता नाम की नौकरानी लगा ली थी। वहीं उसके सब काम नहलाना धुलाना आदि करती थी। आए दिन पुष्पा मंजू को फ़ोन करके उससे घर के सदस्यों की शिकायत करती। मंजू जब भी भाभी को समझाना चाहती, वह टका सा जवाब देती। हार कर फिर वह माँ को ही समझाती। पुष्पा अक्सर मंजू से बोलती, लल्ली तू नहीं समझेगी, मेरे जाने के बाद पता चलेगा सारा जीवन दे दिया पर कोई अपना नहीं हुआ। यह दुनिया पैसे की है, मुझे कोई नहीं पूछता। सारे दिन गफलत में पड़ी रहती हूँ। जिस दिन कुछ खाने को मांग लिया उसी दिन तूफान। जीजा जीजा, सुनीता की आवाज़ से मंजू चौंकी। जीजा जी आ गए। पति को देखते ही उसके सब्र का बांधा टूट गया। वह खूब रोई। इतने में सुनीता ने एक पत्र उसके पति को देते हुए कहा, अम्मा लिख गई, कह रही थी मेरे बाद मंजू को देना। शायद पुष्पा को अपने आखिरी समय का एहसास हो गया था। मंजू ने पत्र पति के हाथ से ले लिया। आंसू पोंछते हुए पत्र पढ़ने लगी। मंजू बेटी, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, मेरी बहुत सेवा की, मेरी बेटी है तू। तुझसे विनती है कि मेरे बाद मेरा क्रियाक्रम संबंधी काम एक दिन में ही पूरा कर देना। जिन बहू बेटों के पास जीते जी मेरे लिए समय नहीं था, उनको बाद में भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। पिछले महीने ही तो मेरे लिए कपड़े लाई थी, वह सब बांट देना मेरी रोटी के लिए। जिनके पास रुपए नहीं थे, वह मेरे बाद मुझ पर खर्च ना करें। दामाद जी, आप इस घर का सौदा कर दें। उस सौदे से मिलने वाली रकम के 3 हिस्से करना। एक हिस्से इन दोनों लड़कों का और 2 हिस्से में से एक सुनीता को दे देना। बेचारी ने बहुत ध्यान रखा मेरा। अगले महीने उसकी लड़की की शादी है। एक हिस्सा मेरे नातिन का है। मंजू बेटी, तू मेरा बेटा भी थी। मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और
इच्छा का ख्याल रखा तूने, शायद मैं जिंदा ही तेरे वजह से थी। खुश रहो, मैं आपकी कर्जदार हूँ। सदा बेटी मिले तो आप जैसी, मैं आपकी माँ। सबकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। माँ के कहे अनुसार एक ही दिन में सब कार्य कर मंजू अपने पति के साथ भारी मन से वापस अपने घर चली गई। माँ के साथ ही उसके दुखों का अंत हो गया था। बड़ी दुखदाई एक कहानी का अंत हो गया था। बड़ा लंबा वनवास था, सफ़र कम नहीं होता। जो 70 साल का यह पुष्पा ने अकेली ही तय किया था। जीवन जिया तो था उसने, लेकिन सुख के दिन क्या होते हैं कभी नहीं देख सकी।